हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम दो थ्योरी देखेंगे। तो जिन दो थ्योरी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो उनमें फर्स्ट है हमारी ड्रूड लोरेंट्ज क्लासिकल थ्योरी। ड्रूड लोरेंट्ज थ्योरी ये क्या है? क्लासिकल थ्योरी है। ड्रूड लोरेंट्ज क्लासिकल थ्योरी। और जो सेकंड है वो है हमारी समरफेल्ड्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी। अब अगर हम देखें इसमें क्या क्या जंक्शंस वगैरह दोनों की, अगर मैं यहीं पे डिफरेंशिएट करूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स बाय ड्रूड लोरेंट्ज क्लासिकल थ्योरी एंड समरफील्ड्स क्वांटम थ्योरी, इनकी क्या क्या जंक्शंस हैं इनमें। तो सबसे पहले इसमें क्या मानना है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स हैं, उनको मानना है इसने फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। तो ये जो ड्रूड लोरेंट्ज क्लासिकल थ्योरी, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या जंक्शन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको क्या मानना है? परफेक्टली या फिर आइडियल फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या मानना है? मेटल्स को अज्यूम किया कि ये क्या है? परफेक्ट या फिर आइडियल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर वो फॉलो करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेट को, इसलिए ये कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल थ्योरी। द इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अप MB स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और तीसरी क्या इसमें कंसिडर किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लासिकल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन बिहेव एज क्लासिकल पार्टिकल। ठीक है। और जो समरफेल्ड्स क्वांटम थ्योरी है, इसमें भी क्या मानना है? जो मेटल है उसको परफेक्ट या आइडियल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस माना है। परफेक्ट या फिर हम क्या बोले? आइडियल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें किसको फॉलो करेंगे? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को, क्योंकि इनकी क्या है? हाफ इंटीजर स्पिन है, तो ये किसको फॉलो करेंगे? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। द इलेक्ट्रॉन्स फॉलोज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा? यहाँ पे एज ए क्वांटम पार्टिकल बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज क्वांटम पार्टिकल्स। क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत हमने अजम्पशन देख ली दोनों में, ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी में और समरफेल्ड्स थ्योरी में क्या क्या अजम्पशन थी। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है या फिर ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी है वो क्या है। ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी कैसी है? ये क्लासिकल थ्योरी। ठीक है। तो इसमें जो ड्रूड लॉरेंट्ज है उसने क्या कंसिडर किया था कि मेटल है वो क्या है? पॉजिटिव आयन कोर्स है, वो कहाँ पे होते हैं? लैटिस साइड्स पे। और उनके साथ क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं मेटल के ही अंदर। कि जो मेटल है, मेटल में क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन कोर होते हैं कहाँ पे? लैटिस साइड्स पे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं फ्रीली विद इन द मेटल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन मेटल्स देयर आर पॉजिटिव ion cores at lattice sites with valence electron moving freely within the metal। ठीक है। तो सबसे पहले क्या माना कि जो मेटल है उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं लैटिस साइड्स पे और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मेटल के अंदर फ्रीली। और जो ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इन
ये क्या कंसीडर किया था कि ये मूव करते कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर। किसकी वजह से है वो कांस्टेंट पोटेंशियल? आयन कोर्स की वजह से, क्योंकि आयन जो कोर है उनके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे? कुछ ना कुछ पोटेंशियल फील्ड क्रिएट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन, वो मूव कर रहे हैं किसी कांस्टेंट पोटेंशियल में। ठीक है, तो these free moving electrons were considered to move in constant potential due to ion cores at lattice sites। कि जो लैटिस साइड्स पे आयन है उनकी वजह से एक पोटेंशियल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वे मूव करेंगे इस कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर। और अगर हम कैलकुलेशन पर्पस से बात करें तो जो कांस्टेंट पोटेंशियल है वो उन्होंने क्या लिया था? जीरो लिया था। जो ड्रूड लॉरेंट्ज है उन्होंने क्या किया था? जो पोटेंशियल है किसकी वजह से? लैटिस आयंस की वजह, लैटिस साइड्स पे जो आयन कोर्स रखे हुए हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल था, कांस्टेंट पोटेंशियल था, उसको जीरो माना था, ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है वो भी क्या मानी थी? नेग्लेजिबल मानी थी। फॉर कैलकुलेशन पर्पज for calculation purpose they have taken this constant potential zero, and electron electron interaction was considered negligible। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किसकी वजह से होगी, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो जो कांस्टेंट पोटेंशियल है उसकी वजह से कुछ एनर्जी होगी, तो वो तो क्या होगी हमारी? जीरो। एक बार लिख लेते हैं कि टोटल किस किस कंपोनेंट की वजह से एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। कांस्टेंट पोटेंशियल V नॉट ड्यू टू आयन कोर्स, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, किसके? इलेक्ट्रॉन के बीच में और आयन कोर के बीच में। ठीक है, प्लस में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है। अब ये तो कांस्टेंट पोटेंशियल तो कितना माना था? जीरो माना था, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वो क्या मान रखी हमने? नेग्लेजिबल, तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो सिर्फ किसकी वजह से होगी? जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से होगी। So energy of electron is just its kinetic energy only. Hence, energy of electron is just its kinetic energy। ठीक है, अब जो कांस्टेंट पोटेंशियल था आयन कोर का वो क्या मानना था उन्होंने? जीरो मानना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आयन कोर है वो प्रेजेंट ही नहीं है लेटिस साइड पे, यानी कि जो उनका इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिंस they have considered the constant potential as zero, so the effect of presence of ion cores at lattice site is neglected। ठीक है, अगर ये आयन कोर्स पे जो
जो आयन कोर्स है लैटिस साइड पर, अगर उनको हम नेग्लेक्ट ही करें तो मेटल के अंदर सिर्फ रह क्या गया, इलेक्ट्रॉन्स। सो इन सारे फैक्ट के बेसिस पे हम मेटल्स को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कंसीडर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स को हम एज ए मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं, लाइक और जो गैस के अंदर जो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल होती है ना उसमें, तो सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन को भी एज ए मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अबाउ फैक्ट्स दे हैव कंसीडर्ड दैट मेटल इज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। Based on these facts, they considered the metal as free electron gas। ठीक है, लेकिन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है ये डिफरेंट होगी जो हमारी ऑर्डिनरी गैस होती है, किस किस में, किस मैनर में मतलब, बट दिस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस is different from ordinary gas in the following manner। फर्स्ट क्या है कि जो पार्टिकल्स है इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के, वो क्या है, चार्ज पार्टिकल, लेकिन जो ऑर्डिनरी गैस होती है उसमें वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो द पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स। सेकंड क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो किसको फॉलो कर रही है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पार्टिकल्स आर फॉलोइंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है मेटल्स के अंदर, वो सिर्फ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के अंदर वो सिर्फ मेटल के ही अंदर मूव कर सकते हैं, मतलब बाउंड है वो मूव करने के लिए विद इन द मेटल ओनली। तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये किसी एक पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल वेल के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिसकी हाइट कितनी है, वी नोट है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं मेटल के अंदर, ये सिर्फ मेटल के इनसाइड ही मूव कर सकते हैं, और ये डिफरेंट है फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वैक्यूम, कि वो वैक्यूम के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन तो वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, लेकिन मेटल के अंदर अगर हम बात करें तो वो सिर्फ विद इन द मेटल ही मूव कर सकता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आर बाउंड टू मूव freely within the metal only, and they are different from a free electron moving in vacuum। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन अगर वैक्यूम के अंदर मूव कर रहा है वो फ्री होता है कहीं भी मूव करने के लिए, दैट इज फ्री टू मूव, दैट इज फ्री टू मूव एनीवेयर। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है विद इन द मेटल ओनली, सो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक 3D पोटेंशियल वेल के अंदर विद बैरियर हाइट वी नोट। सिंस electron is bounded to move within the metal only, so we can consider this electron moving in a 3D potential well with barrier height
वी नोट। ठीक है कि एक हमारे पास पोटेंशियल वेल है, बैरियर हाइट वी नोट है, तो वो और जो इसका पोटेंशियल है यहाँ पे कितना है 0 3 डायमेंशन के अंदर। तो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इस 3D पोटेंशियल वेल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। लोरेंट्स ने सजेस्ट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये फॉलो करेंगे किसको, एमबी स्टैटिस्टिक्स को। लोरेंट्स सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन आर फॉलोइंग एमबी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। एमबी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रही है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है क्लासिकल थ्योरी। इस थ्योरी ने किस किस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था, इसने एक्सप्लेन किया था ओम्स लॉ को, जो लस्टर प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की उसको शो किया था, और थर्ड है ओपेसिटी को एक्सप्लेन किया था। और ये किस किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो था हमारा जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है किसकी, जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि एक्सएम, उसकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। एक्सपेरिमेंटली तो जो हमारी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ रहा था, लेकिन जो ड्रूड लोरेंट्ज़ थ्योरी उसके अकॉर्डिंग जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही थी, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, रजिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया था इसने, थर्मल कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। लेट्स सी व्हाट दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, व्हाट दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। फर्स्ट तो क्या था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो ड्रूड लॉरेंट्ज़ थ्योरी उसके अकॉर्डिंग जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थी, x is inversely proportional to temperature according to ड्रूड लॉरेंट्ज़ थ्योरी। बट एक्सपेरिमेंटली जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सेकंड किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को। अगर हमारे पास क्लासिकल सिस्टम हो तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है 0, तो सिर्फ किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है। अगर हम 3D की बात करें, 3 डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, पी एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2m प्लस पी वाई स्क्र डिवाइड बाई 2m प्लस पी जेड स्क्र डिवाइड बाई 2m। तो यहाँ से अगर मैं एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन देखूँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी से, तो एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, हाफ के टी प्लस हाफ के टी प्लस हाफ के टी, तीनों टर्म्स की वजह से हाफ हाफ के टी हो जाएगी। तो कितना आ गया ये 3/2 के टी। ये तो हमारी क्या आ गई सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 3/2 के टी इंटू एन। ठीक है। अगर मैं इसको r की फॉर्म में लिखूँ तो n इंटू के किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में ये n किसके इक्वल हो जाएगा, n नहीं एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी होगी 3/2 टी के एन ए, और के एन ए किसके इक्वल होता है आर की, तो 3/2 आर टी के इक्वल आ गई। ये तो हमारी क्या आ गई इंटरनल एनर्जी। अगर हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो सी वी किसके इक्वल हो जाएगी हमारी डी ई बाई डी टी, यानी कि कितनी आई 3/2 आर के इक्वल। तो हमें क्या मिल रहा था, एक बहुत ही हाई वैल्यू मिल रही थी हमें
स्पेसिफिक हीट की। तो लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थी वो क्या थी, वेरी वेरी लेस थी, किससे 3/2 आर से। तो और जो सीवी इलेक्ट्रॉनिक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी किसके, टेम्परेचर की, एक्सपेरिमेंटली। तो ये भी क्या नहीं कर पाया था, ये प्रूफ नहीं कर पाया था। और इसने एक्सप्लेन नहीं किया था किसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी को। एंड रजिस्टिविटी। और इसने किसको कंडक्ट नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया था, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन जो बाद में समरफील्ड क्वांटम थ्योरी थी उसने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। अब है हमारा वाइडमैन फ्रांच लॉ। ये क्या बोलता है देखो इसके बारे में। वाइडमैन फ्रांच लॉ, इसके अकॉर्डिंग मेटल्स के अंदर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें तो जो रेशियो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन मेटल्स at constant temperature, the ratio of electrical conductivity and electrical conductivity को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। हमें पता है कि जो सिग्मा बाई के टी है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नाउ टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर क्या कर ले, कांस्टेंट मान ले, तो सिग्मा बाई के भी क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट आ गया। जो सिग्मा बाई के टी है ये क्या होता है हमारा, लोरेंट्स नंबर होता है। सिग्मा बाई के टी इसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंट्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी क्या कंप्लीट होती है, जो ड्रू लॉरेंट्स की क्लासिकल थ्योरी थी वो कंप्लीट होती है किसके लिए, मेटल्स के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।